हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपस ज्ञान। एक सवाल, अगर आपकी आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो आप क्या करोगे? टेंशन नॉट, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आरटीआई एक्ट 2005 का पार्ट 3। इस वीडियो में हम सेक्शन 18 से 31 तक सारी कंप्लेन और अपील की पावरफुल प्रोविजन को डिटेल में समझेंगे। जानेंगे कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास क्या शक्तियां हैं। पेंसिल और नोटबुक निकाल लो क्योंकि ये सेशन होने वाला है पूरा पैसा वसूल। लेट्स डाइव इनटू पार्ट 3 ऑफ आरटीआई एक्ट। इमेजिन करो आपने आरटीआई डाली पर कोई जवाब नहीं आया, या आपसे इतनी फीस मांग ली गई कि दिमाग घूम गया, या आपको अधूरी झूठी इंफॉर्मेशन दी गई। अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? दोस्तों, यही प्रॉब्लम आती है तो एक ही दरवाजा खुलता है, इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई एक्ट का सबसे पावरफुल सेक्शन, सेक्शन 18, जो आपको जस्टिस दिलाता है। तो देखिए, सेक्शन 18 इंफॉर्मेशन कमीशन को दो मेन काम देता है, ड्यूटी और पावर। पहले बात करते हैं ड्यूटी की, यानी उनका फर्ज क्या है। तो ड्यूटी आती है कि ड्यूटी टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स। कमीशन की मेन ड्यूटी ये है कि वो रिसीव करे और कंप्लेन को इंक्वायर करे, यानी शक्तियों को लेना और उनकी जांच करना। सेकंड आता है, अब कंप्लेन कौन कर सकता है। ये सवाल है कि कौन कंप्लेन कर सकता है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कोई भी, यानी एनीवन कंप्लेन कर सकता है। सबसे पहले जिसने आरटीआई, अगर आप आरटीआई रिक्वेस्ट सबमिट ही नहीं कर पाए, या तो वहाँ कोई ऑफिसर ही नहीं है, या उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं एप्लीकेशन नहीं लूंगा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है कि आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये कंप्लेन का ग्राउंड है। नेक्स्ट है कि आरटीआई का सबसे कॉमन इशू, आपको टाइम के अंदर कोई जवाब ही नहीं मिला, यानी आरटीआई डेड हो गई, ये भी एक कंप्लेन है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप अनरीजनेबल या बहुत ज़्यादा फीस लगा दी गई, आपको लगा कि ये फीस गलत है, तो कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको इनकम्प्लीट, यानी कि आधी अधूरी या मिसलीडिंग, भटकाने वाली या फॉल्स, झूठी इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप कमीशन के पास जा सकते हैं। और लास्ट है इसमें कि, और लास्ट में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेने में कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आई है, तो ये कैच कॉल क्लॉज आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है पावर, इंक्वायरी पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अब आते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर पर। ये पावर इसलिए दी गई है ताकि वो अच्छी तरह जांच कर सके। सबसे पहले, अगर कमीशन को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, यानी शिकायत में दम है, तो वो इनिशिएट इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी जांच शुरू कर सकते हैं। अब आता है पावर लाइक सिविल कोर्ट, और ये इंक्वायरी करते वक्त सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर होती है सिविल कोर्ट जैसी, यानी एक दीवानी अदालत जैसी शक्तियां। जैसे समनिंग एंड एग्जामिनिंग पीपल, किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उससे पूछताछ करना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डिमांडिंग डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स या कागजात की डिमांड करना। नेक्स्ट है टेकिंग एफिडेविट्स, हलफनामा या एफिडेविट्स लेकर टेस्टिमनी रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स को अपने पास मंगवाना और उनकी जांच करना। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग विटनेस, गवाहों यानी विटनेस की जांच करना। अब आता है एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्ड रिकॉर्ड्स, और सबसे बड़ी पावर, कमीशन कैन एक्सेस एनी गवर्नमेंट हेल्ड रिकॉर्ड, यानी वो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इवन इफ अदर लॉ प्रोहिबिटेड इट। मतलब, अगर कोई भी कानून कहता है कि ये फाइल कॉन्फिडेंशियल है, तो भी आरटीआई कमीशन उसे देख सकता है। ये ही है इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, सेक्शन 18 आपका सबसे बड़ा हथियार है, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आपकी आरटीआई को सीरियसली नहीं ले रही है तो। सोचो, अगर आपकी कंप्लेन भी रिजेक्ट हो जाए तो, या अगर कोई पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो उस पर क्या एक्शन होगा। दोस्तों, आरटीआई एक्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगना नहीं सिखाता, ये आपको जस्टिस लेना भी सिखाता है। अब आता है सेक्शन 19 अपील्स। जब आपकी आरटीआई एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम आती है, तो आप अपील करते हैं, और सेक्शन 19 आपको दो लेवल्स की अपील देता है। सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट अपील। अगर एप्लीकेंट को टाइम पर जवाब नहीं मिलता,
या वो डिससेटिस्फाइड है तो वो सीनियर ऑफिसर को अपील कर सकता है। इसके लिए आपके पास 30 दिन होते हैं। रीजन के साथ ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है। सेकंड आता है सेकंड अपील। अगर आप फर्स्ट अपील के डिसीजन से भी खुश नहीं हैं, तो आप सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन को अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट अपील के डिसीजन के 90 दिन के अंदर जाना होगा। और नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड अपील। कभी कभी आरटीआई में ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जो किसी दूसरे व्यक्ति या थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज यानी जाहिर हो जाती है, तो वो थर्ड पार्टी भी 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है। अब देखिए कुछ की पॉइंट हैं इस सेक्शन के, जैसे कि अपील को 30 से 45 दिन के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो बर्डन टू जस्टिफाई डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन लाइज ऑन द पीआईओ, यानी अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो उससे ही प्रूव करना होगा कि वो कानून के हिसाब से सही कर रहा है। और कमीशन का डिसीजन बाइंडिंग होता है, यानी उसे मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कमीशन क्या क्या कर सकता है। वो ऑर्डर इन्फॉर्म वो ऑर्डर इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड, यानी इंफॉर्मेशन शेयर करने का ऑर्डर दे सकता है। रिकमेंड रिफॉर्म्स, यानी सिस्टम सुधारने के लिए सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट है अवार्ड कंपनसेशन, यानी नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन दे सकता है, या फिर इम्पोज पेनल्टी या पेनल्टी लगा सकता है, या अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब आता है हमारा सेक्शन 20 पेनल्टीज यानी जुर्माना। ये वो सेक्शन है जो पीआईओ को डराता है। सेक्शन 20 बताता है कि पीआईओ पर पेनल्टी कब लगेगी। अगर एक पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिनाय करता है इंफॉर्मेशन को बिना किसी रीजन के, या फिर वो इंफॉर्मेशन देने से मना करता है, या फिर रॉन्ग या इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, गलत या अधूरी जानकारी देता है, या डिले करता है रिप्लाई में, जवाब देने में देरी करता है, या डिस्ट्रॉय कर देता है इंफॉर्मेशन को ही नष्ट कर देता है, तो कमीशन फाइन इम्पोज कर सकता है 250 रुपये प्रति दिन का, जो 25,000 तक जा सकता है। अगर ये गलती बार बार हो रही है, परसिस्टेंट है ये गलती, और जानबूझकर डेलिबरेटली किया जा रहा है, तो कमीशन डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 21 प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ एक्शन। ये सेक्शन पीआईओ और ऑफिशियल को डर से बचाता है। सेक्शन 21 कहता है कि अगर कोई ऑफिसर गुड फेथ में यानी अच्छे इरादे से कोई काम करता है, तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करता है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22 आरटीआई ओवरराइड्स अदर लॉ। अब आती है आरटीआई की अल्टीमेट पावर। सेक्शन 22 ये डिक्लेयर करता है आरटीआई एक्ट बाकी सब लॉज पर प्रिवेल करता है, यानी वो सबसे ऊपर है। स्पेसिफिकली आरटीआई एक्ट प्रिवेल ओवर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और एनी अदर कन्फ्लिक्टिंग लॉ पर भी। यानी अगर किसी और कानून में इंफॉर्मेशन देने से मना किया गया है और आरटीआई एक्ट कहता है कि देनी है, तो आरटीआई एक्ट की बात मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23 बार ऑन कोर्ट जुरिस्डिक्शन। और फाइनली सेक्शन 23 ये कहता है कि कोर्ट्स कैन नॉट चैलेंज आरटीआई रिलेटेड डिसीजन, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन को छोड़कर नॉर्मल कोर्ट्स आरटीआई के डिसीजन में दखल नहीं दे सकते। आरटीआई के सारे डिसीजन सिर्फ आरटीआई एक्ट के अंदर ही अपील के थ्रू चैलेंज हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आरटीआई एक्ट एक सेल्फ कंटेन्ड मैकेनिज्म है। तो दोस्तों इन सेक्शन के जरिए आपने देखा कि आरटीआई एक्ट कितना पावरफुल है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगने का नहीं बल्कि जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने का कानून है। क्या आप जानते हैं इंडिया में कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जहां आरटीआई एक्ट अप्लाई ही नहीं होता, और अगर आप उन एजेंसीज में भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो कौन से एक्सेप्शन है। और क्या सिर्फ आरटीआई डालना ही काफ़ी है, या गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इस कानून के बारे में सिखाए। सेक्शन 24, 25 और 26 ये सेक्शन एक्ट की रीच और गवर्नमेंट की ड्यूटी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 24। ये वो सेक्शन है जहां आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं होता। आरटीआई एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज
लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल, यानी देश की कुछ सुरक्षा और खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो सेकंड शेड्यूल में लिस्ट की गई हैं, उन पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो जानना जरूरी है। इसका एक्सेप्शन है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन कैन बी सॉट विद अप्रूवल एंड विद इन 45 डेज। यानी अगर उन एजेंसीज में करप्शन या मानव अधिकार उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन है, तो आप वो मांग सकते हैं, वो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ, और इसका डिसीजन 45 दिन के अंदर मिलना चाहिए। और ये एजेंसीज परमानेंट नहीं है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड और रिमूव एजेंसीज फ्रॉम दिस लिस्ट बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देकर इस लिस्ट में एजेंसीज को जोड़ या हटा सकती हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 25 इंफॉर्मेशन कमीशन। अब आता है हमारा सेक्शन 25 एनुअल रिपोर्टिंग, सालाना रिपोर्ट। सेक्शन 25 इंफॉर्मेशन कमीशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी देता है, एनुअल रिपोर्टिंग। इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट्स ऑन आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन। यानी साल में एक बार आरटीआई के लागू होने पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट के लिए ईच मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से सप्लाई किया जाता है डेटा को, यानी हर मंत्रालय विभाग को अपना डेटा कमीशन को देना होगा। इन रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? तो रिपोर्ट्स में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, अपील, रिजेक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन और रिफॉर्म सजेस्टेड, यानी कितनी रिक्वेस्ट आई, कितनी अपील्स हुई, कितनी रिजेक्ट हुई, कितने ऑफिसर्स पर एक्शन हुआ और क्या सुधार, रिफॉर्म सजेस्ट किए गए। और ये रिपोर्ट्स जो है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, संसद या विधानसभा के सामने पेश की जाती हैं, ताकि सबको पता चले कि आरटीआई एक्ट कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26 आरटीआई अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जागरूकता और शिक्षा। ये वो सेक्शन है जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बताता है। सेक्शन 26 कहता है कि गवर्नमेंट शुड कंडक्ट आरटीआई एजुकेशनल प्रोग्राम स्पेशली फॉर डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज। यानी आरटीआई के बारे में शिक्षा प्रोग्राम चलाएं, खासकर उन लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं। प्रमोट पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज आरटीआई एक्ट इफेक्टिवली, यानी लोगों को शिकायतें कि आरटीआई एक्ट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, यानी लोगों को सिखाए कि आरटीआई एक्ट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए ऑब्लिगेशंस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट मस्ट डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए, एनकरेज करे पब्लिक अथॉरिटीज को टू ऑर्गेनाइज और पार्टिसिपेट, दूसरे विभाग को मोटिवेट करें, प्रमोट टाइमली एंड एक्यूरेट शेयरिंग, इंफॉर्मेशन टाइमली और एक्यूरेटली शेयर हो, और ट्रेन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ को ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करे। सेकंड है कि विद इन 18 months ऑफ एक्ट द गवर्नमेंट मस्ट पब्लिश ए यूजर गाइड इन ऑफिशियल लैंग्वेज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स। यानी कानून लागू होने के 18 महीने के अंदर सरकार को ऑफिशियल भाषा में एक यूजर गाइड पब्लिश करनी होती है, ताकि वो अपने अधिकार समझ सके। दिस गाइड शुड इंक्लूड पर्पस ऑफ द एक्ट, यानी एक्ट का मकसद क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, how to apply for information, duties of information officer, role of information commission, legal remedies जैसे कि अपील्स, और voluntary disclosure rules जो इंफॉर्मेशन खुद से देनी चाहिए, और फीस स्ट्रक्चर एंड अपडेट्स, यानी फीस कितनी है। और ये गाइड शुड बी अपडेटेड रेगुलरली, यानी इसमें समय समय पर बदलाव होना चाहिए। तो दोस्तों सेक्शन 26 ये साबित करता है कि आरटीआई सिर्फ मांगने का अधिकार नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाने की सरकारी जिम्मेदारी भी है। सेक्शन 27 कहता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बना सकती है। ये रूल्स किस चीज़ के बारे में हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्रिंटिंग और डिसेमिनेशन कॉस्ट, यानी आरटीआई इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने और लोगों तक पहुंचाने का खर्चा। एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन फीस,
आरटीआई फाइल करने की फीस, इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी और सर्विस टर्म्स, अपील प्रोसीजर, अगर किसी को अपील करनी है तो उसका प्रोसेस, और कोई भी ज़रूरी चीज़ जो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। तो क्लियरली गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर्स है, बट बाउंड्रीज के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन 28 की। यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, जैसे कोर्ट या लेजिस्लेचर। इनके पास भी कुछ चीज़ों के लिए रूल्स बनाने की पावर होती है, जैसे इंफॉर्मेशन मटेरियल का कॉस्ट, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन फीस, और कोई भी ज़रूरी रूल जो उन्हें बनाना हो। यानी गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ अथॉरिटीज़ के पास ये पावर होती है, पर लिमिटेड स्कोप में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 29, लेइंग ऑफ रूल्स। रूल बनाने के बाद क्या होता है, उन्हें अप्रूव भी तो करना पड़ता है। सेक्शन 29 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए रूल्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने 30 दिन के लिए रखे जाते हैं। अगर पार्लियामेंट को रूल पसंद नहीं आया तो वो कैंसिल या मॉडिफाई भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स उनके स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जाते हैं। तो यहाँ भी एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। अब आता है सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अब मान लो आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त कोई दिक्कत आ गई तो क्या करें। सेक्शन 30 ये अलाउ करता है कि अगर कोई डिफिकल्टी आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू कर सकती है, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर जब से एक्ट लागू हुआ हो। और हाँ, ये ऑर्डर भी दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 31, रिपील ऑफ प्रीवियस एक्ट। लास्टली सेक्शन 31 कहता है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को ऑफिशियली रिपील कर दिया गया है। यानी आरटीआई एक्ट के आने के बाद वो पूरा लॉ अब वैलिड नहीं रहा। न्यू लॉ, न्यू सिस्टम, बेटर अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों, ये था आरटीआई एक्ट 2005 का पार्ट 3, जिसमें हमने कवर किया सेक्शन 18 से 31 तक, रूल बनाने का पावर, ऑब्जेक्शन और पूरे एक्ट का रिपील। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और ऐसे और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करो कैंपस ज्ञान को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।